नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा बेगम नसीम वली खान के साथ एक दिन गुजारने वली बाग पहुंचे उनके मुलाजिम ने इस्तकबाल किया। उनके बेडरूम में पहुंचे तो वली खान अभी लेटे हुए थे। वो अपने दिन की मसरूफियात का आगाज दवाई खाकर और चाय पीकर करती हैं। वली ख़ानदान की एक तवील सियासी तारीख़ है। क्या इस ख़ानदान के शब रोज़ आम लोगों से मुख्तलिफ हैं? मेरे ख़्याल में और तो कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, क्योंकि हम आम बंदे हैं और आम बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। यही एक है कि वो सियासत हो ना हो, हमारी सियासी ज़िंदगी हो ना हो, एक चीज़ जो हमारे घर में है वो ये है कि डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन ऐसा डिसिप्लिन है कि जैसे रेजिमेंटल डिसिप्लिन है। जैसे 7 बजे की चाय है तो 7 बजे की चाय 7 बजे आनी चाहिए। 10 बजे की कॉफ़ी है तो 10 बजे आनी चाहिए। अगर वक्त से देर हो जाए तो फिर क्या होता है? फिर ज़रा खफकी हो जाती है। आपके ससुर गफ़ार खान और आपके खामद वली खान बहुत तवील अरसे तक जेल में रहे। जब वो जेल में होते थे तो फिर ज़िंदगी कैसी गुजरती थी? बस यही रूटीन की ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजारती थी। बच्चे कभी कभार ऐसे भी होता था कि बच्चे सब स्कूल में चले जाते थे, मैं अपने घर के कामों में लगी रहती थी। उस वक्त कढ़ाइयाँ करती थी, निटिंग करती थी, जो भी काम घर में औरत कर सकती है वही करती थी। तन्हाई या खौफ नहीं महसूस होता था? नहीं, वो तो आदत अपने घर से पड़ी थी ना, क्योंकि वालिद सियासत में थे। सुबह के वक्त वो टीवी पर खबरें सुनती हैं और साथ साथ कढ़ाई और कशीदाकारी का शौक भी पूरा करती रहती हैं। आप कशीदाकारी और क्रोशिया का काम करती हैं। आजकल की ख़वातीन में ये रुझान क्यों नहीं रहा? हमारे ज़माने में तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसको ये हुनर ना आते हों। कशीदाकारी, निटिंग, क्रोशिया, मैं क्या कहूँ, मुकेश करना, दुनिया की जितनी जिस किस्म की भी वो कढ़ाई या सिलाई आप उसको कहें, मशीन की सिलाई, मैं बहुत मुद्दत तक अपने कपड़े खुद सिया करती थी जब मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा नहीं थी। कहाँ कशीदाकारी और क्रोशिया जैसे नाजुक काम और कहाँ सियासत जैसा मुश्किल काम। अगरचे सियासत 24 घंटे का काम है, लेकिन मुझे जब भी फुर्सत मिलती है मैं अपने आप को इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रखती हूँ। उनके घर पर खाने, चाय और काफ़ी के औकात मुकर्रर हैं। पूरे 10 बजे अहले खाना काफ़ी पीते हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को 49 साल गुजर गए, इसमें उतार चढ़ाव तो आए होंगे? ये उतार चढ़ाव से आते हैं कि लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ये बेचारी अकेली रहती है और बच्चे। किसी बात पर आप नाराज़ तो होते होंगे, लड़ाई तो होती होगी? नहीं, लड़ाई खुद खुदा न करे, लड़ाई अभी तक तो नहीं, अब क्या होगी जब तो हम निकम्मे लोग पड़े हैं जी, इनके रहम करम पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। जब आपकी शादी हुई तो उम्रों में बड़ा फ़र्क था? बहुत फ़र्क था जी। इसकी वजह से कोई डिफ़िकल्टीज तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। उसकी वजह से मैंने कहा मुझे फ़िक्र थी अपनी इस बच्चों की जी, कि इनका रवैया उनके साथ कैसे होता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वही तसल्ली की बात थी मेरे लिए। जब आप जेल में थे तो आपकी बेगम साहिबा अमली सियासत में आईं। पख्तून मुआशरे में ऐसी रवायत नहीं थी। मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा यानी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे और बीवी, ये सब उस झंझट से मुझे निजात मिली है कि ये तकलीफ़ नहीं रही। सियासी रास्ता सबका एक ही है, वही बादशाह खान वाला रास्ता। बच्चों ने भी वही रास्ता इख्तियार किया और जब ये निकली तो बड़ी ताज्जुब की बात थी मेरे लिए भी। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी ये कैपेसिटी है सियासत की। फारग वक्त में वीसीआर पर फिल्में देखती हैं, हेडफोन लगाती हैं ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो।
کون سی فلمیں دیکھتی ہیں؟ میں تقریباً ہر معیاری فلم دیکھتی ہوں. میں نے پاکستانی معیاری فلمیں بھی دیکھی ہیں. آج کل میں ہندوستانی فلمیں دیکھتی ہوں کیونکہ مجھے ہندوستانی فلموں میں بھی ایک زمانے کی فلمیں دیکھتی ہوں جو تقریباً 60 سے لے کے 80 تک کے ہیں. ہندوستانی اور پاکستانی فلموں میں کیا فرق ہے؟ ہندوستانی اور پاکستانی فلموں میں فرق جو نظر آتا ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی فلموں میں ان نیچرل پن بہت زیادہ ہے اور ہندوستانی فلمیں یہ ہیں کہ ذرا حقیقت کے قریب ہوتی ہیں. ان میں بھی ایگزیجریشن ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انسان بور ہو. شوہر اور بیٹے کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. آپ کی والدہ سیاست میں بڑی متحرک رہیں. اس کی وجہ سے آپ کی تعلیم و تربیت پر تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں جی، ایسے کوئی نہیں ہوا بیکاز ہم تو ساری عمر بورڈنگ میں رہے. تو آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کاش یہ سیاست میں نہ ہوتے؟ میں تو یہ آج کل کی جو سیاست ہے تو میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ کاش نہیں ہوتی. والدہ کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی بری؟ پولیٹیکلی اس کی بہت کوالٹیز ہیں. نہ 10 مرد نہ یہ ایک عورت، اتنی ہمت ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا یہ قوت فیصلہ جو ہے، ٹیکنگ اے ڈیسیژن، وہ 1 منٹ نہیں لے گی. کسی چیز سے اختلاف بھی ہوتا ہے آپ کو ان سے؟ وہ ہو جاتا ہے، مطلب پولیٹیکلی بھی ہو جاتا ہے، گھر میں بھی ہو جاتا ہے. وہ تو ہر ایک گھر میں ہوتا ہے. پولیٹیکلی بھی اختلافات آتے ہیں. وہ باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرتی ہیں. تسبیح بھی جاری رہتی ہے. آپ نمازیں اور تسبیح پڑھ رہی ہیں جبکہ ولی خان کے خانوادے کی سیاست سیکولر ہے. یہ تضاد کیوں؟ سیکولر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کافر ہو جائے. سیکولر کا مطلب غیر فرقہ واریت ہے. ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں. باچا خان بابا نے اس کی پریچنگ کی لیکن انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا. جمعیت علماء ہند کا ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. میں تو عادتاً اپنے کنوکشن سے، بائی کنوکشن کہ میں مسلمان ہوں اور یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں نماز پڑھوں. تسبیح میں اپنے سیٹسفیکشن کے لیے پڑھتی ہوں. پشاور میں باچا خان کی یاد میں قائم مرکز پہنچے. پارٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے اجلاس کی صدارت کی. عوامی نیشنل پارٹی کس حد تک باچا خان کے نظریات پر کاربند ہے اور کس حد تک روگردانی کر رہی ہے؟ روگردانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ باچا خان ہی باچا خان ہے. باچا خان، ہم میں سے باچا خان کے نام کو ہٹائیں تو ہم ہیں کیا. ان کی تعلیم پروونشل اٹانومی کے حوالے سے، ان کی تعلیم قوم کی خدمت کے حوالے سے، ان کی تعلیم خدائی خدمتگاری مطلب خدا کی مخلوق کی خدمت سے، ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ضرورت اگر ہے تو اللہ کے مخلوق کو ہے، تو اس کی مخلوق کی خدمت جو ہے یہ اللہ کی خدمت ہے. ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے. باچا خان مرکز کے لیے امداد حکومت سے ملی یا کسی غیر ملک سے؟ نہ کسی غیر ملک سے ملی ہے نہ حکومت سے ملی ہے. ہاں البتہ اپنے لوگوں نے امداد کی ہے. کسی نے 10 روپے دیے وہ بھی قبول کیے، کسی نے 10 لاکھ دیے وہ بھی قبول کیے. کل کتنا خرچ ہوا؟ اس میں تقریباً بٹوین 95 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا خرچہ. اس دفعہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ گریجویٹ نہیں تھی. میں نے FSc بھی میں نے شادی کے بعد کیا ہے.
क्योंकि मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई। FSC मैंने जब किया जब मेरे बच्चे ज़रा बड़े हो गए। वो घर का फ्रूट खुद खरीदती हैं, रंग साज से रंगे हुए कपड़े वापस लिए। आप अपने कपड़ों का इंतखाब और रंगों का इंतखाब खुद करती हैं। क्या सियासत के बावजूद इस तरह रंगों का इंतखाब करना ख़वातीन की जबिलत में है? मेरे ख्याल में ये पैदाइशी कुछ जो एक इंस्टेंट जो चीज़ होती है वही है। हालांकि जब खान साहब जेल में थे तो मैंने ये आदत बिल्कुल छोड़ दी थी, और जब वो आए तो मुझे देख के कहा कि ये तुम क्या पहन रही हो आजकल, क्योंकि वो मेरे कपड़ों में और मर्दों के कपड़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता था। तो उसके बाद से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की कि मैं कपड़ों में कुछ न कुछ, वो जिस तरीके से लोग करते हैं वैसे नहीं करती हूँ, लेकिन बस ये है कि ज़रा रवाज के मुताबिक। इसी वजह से कभी कभार ऐसे कपड़े भर जाते हैं अलमारियों में कि जगह नहीं होती। और एक शौक़ जो मुझे है वो जूतों का है। तो आपके पास कुल कितने जूते हैं? वो मैं आपको बता नहीं सकती, वरना आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा लेंगे। एक मरतबा मैंने गर्मी सर्दी के जूते अदल बदल करती हूँ ना, वो करती रही तो मैंने सारे निकाले, धूप में डाले कि साफ़ करूँ और रखूँ। तो खान साहब निकले, ये बहुत 4-5 सालों की बात है। तो खान साहब ने गिने तो आके मुझे कहा कि तुम्हारे पास तो 108 जोड़े जूते हैं। मैंने कहा मैंने कभी गिने नहीं है। अब तो ये यकीनन मेरा जी भर गया है जूतों से, इतने जूते पड़ गए हैं। उनके ख़ानदान को बागबानी का शौक़ है, वो खुद भी इसकी निगरानी करती हैं। मजहबी जमातों ने इन इंतखाबात में कौम परस्त जमातों को शिकस्त दे दी। आप सूबा सरहद ANP की सदर थीं। आप इस शिकस्त का अपने आप को ज़िम्मेदार समझती हैं? मैं अपने आप को ज़िम्मेदार एक सूरत में समझती हूँ कि मैं सदर थी, अगरचे मुझे यकीन है कि हमें शिकस्त हुई नहीं है, हमें शिकस्त दिलाई गई। मजहबी जमातों की फतह की क्या वजह समझती हैं? इस मरतबा मुझे यकीन था कि हमारे कम से कम 40 नहीं तो 40 से ज़्यादा नहीं तो 40 सीटें आईं, क्योंकि जब से मैं सदर बनी हूँ ग्रेजुअली मैंने इसको इंक्रीज़ किया। 13 सीटें थी, फिर 13 से हमारी 23 सीटें हो गई, 23 से फिर 26 सीटें हो गई, 26 से फिर 32 सीटें हो गई। अब चाहिए था लॉजिकली कि उससे हम ज़्यादा सीटें लेते, लेकिन हम आ गए 0 पे। आम तौर पर सौतीली वालदा के बारे में कहा जाता है कि उनका सलूक अपने सौतेले बच्चों से अच्छा नहीं होता। आपका अपने बच्चों से कैसा सलूक रहा? हकीकतन हमारे माशरे में सौतेली माँ का नाम, मैं उसको गाली कहूँ तो ये शायद गाली से कम नहीं है, लेकिन हौसला ना हारते हुए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। और मैं ये कहूँगी कि उन्होंने भी वो डिठाई नहीं दिखाई जो कि अमूमन सौतेले बच्चे दिखाते हैं। तो कुछ उधर से और कुछ इधर से मिल मिला के हमने ये कोशिश की कि अपने घर को एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें ये सौतेलापन ख़त्म हो जाए। घर के मामलात कौन चलाता है? घर के मामलात तकरीबन मेरी बहू चलाती है, संगीन की बीवी। सास और बहू की रवायती लड़ाई तो होती होगी? कभी नहीं हुई। वली खान के साथ रात का खाना खाया।
पंजाब के लोग ये समझते हैं कि काला बाग डैम उनकी खुशहाली का रास्ता है, जबकि आपकी जमात उसे बम से उड़ा देना चाहती है। काला बाग डैम पंजाब की खुशहाली का रास्ता हमारे डूबने का रास्ता है। हमारा पूरा सूबा जो है ये सिर्फ ज़राअती सूबा है, और इस ज़राअती सूबे में सिर्फ 5 ज़िले हैं जिसमें ज़राअत है। ये 5 के 5 अजला मुतासिर हो रहे थे, और यहाँ पे आप देखते कि यहाँ पे लेक बन जाते थे, और यहाँ पे फिर आपको कोई जो आज ग्रीनरी आप देख रहे हैं, कोई ग्रीनरी ना होती। इस वजह से पंजाब के लिए तो और भी मौक़े हैं, उनकी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए अल्लाह उनको खुशहाली दे। हम किसी की खुशहाली के बदनीयती से ये नहीं कहते हैं कि किसी की खुशहाली ना हो, हम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो, और पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो तो तब होगा जब पंजाब खुशहाल होगा, क्योंकि जब 63% आबादी बदहाल होगी तो ये 37% जो आबादी है उसकी खुशहाली का मकसद ही क्या है। लेकिन ये कि किसी के जनाजे पे किसी की बारात सजाना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपकी जमात अक्सर पंजाब को इस्तेसाली सूबा करार देती है, जबकि पंजाब की अक्सरियत खुद इस्तेसाल का शिकार है। बदबख्ती ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का 63 नहीं, मैं 80% कहूँगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों जो हैं पंजाब से हैं। तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम पंजाब के उस गरीब तबके की बात नहीं करते, उस मजलूम और मजबूर शख्स की बात नहीं करते, उस आदमी की बात नहीं करते जो ज़िंदगी की सब आलाइशों से ना खबर है, बेखबर है, उसको मालूम ही नहीं है। हम उन लोगों की बात करते हैं जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में आके पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत चलाती। सूबा सरहद में पश्तूनों के अलावा दीगर कौमियतों के लोग भी आबाद हैं। आप इसका नाम पश्तूनख्वा क्यों रखना चाहते हैं? क्या ये यकतरफा फैसला नहीं होगा? क्या किसी और सूबे में कोई और कौमियत नहीं है? बलूचिस्तान में तो वो दावा करते हैं कि हम 49 और 51 की आबादी है, पश्तूनों की और बलोचों की। उसको बलूचिस्तान क्यों कहते हैं? क्या आपके सिंध में बलोच आबाद नहीं? क्या आपके पंजाब में सराइकी और बलोच आबाद नहीं है? क्या आपके पंजाब में सिंधी आबाद नहीं है? उसको क्यों आप सिंध कहते हैं, पंजाब कहते हैं? और उस सूबे को आप क्यों सिंध कहते हैं जिसमें बलोचों की आबादी भी है? यहाँ यकीनन और ज़ुबानें हैं, लेकिन अक्सरियती ज़ुबान जो है, अक्सरियती कौमियत जो है वो पश्तूनों की है। इसलिए हम इस सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखना चाहते हैं, और पख्तूनख्वा रखना भी इसलिए चाहते हैं कि पख्तूनख्वा इस इलाके का बहुत पुराना नाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। अब आप ख़ुद बताइए, आज पाकिस्तान में कौन सा सूबा सरहदी सूबा नहीं? या तो ये है कि उनको भी जुनूब मगरिबी, शुमाल मशरिक़ी इसी तरह कर दें तो तसल्ली हमारी हो जाएगी, या हमको हमारा नाम दे ताकि हमें अपनी तसल्ली हो जाए कि हम बेनाम नहीं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि आपकी जमात ने अभी तक दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन पाकिस्तान को तस्लीम करने की निशानी सबसे पहले ये है कि बादशाह खान बाबा पाकिस्तान के सबसे पहले लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके मेंबर थे। अगर हमने तस्लीम न किया होता तो वो वहाँ जाते क्यों, वो इलेक्शन क्यों करते, और वो वहाँ पे जाके पाकिस्तान की इस सूबे की नुमाइंदगी क्यों करते? हमने इस सूबे को तस्लीम किया, इस पाकिस्तान को तस्लीम किया, इसलिए इस पाकिस्तान में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अगर तस्लीम दिल से न किया होता तो हम किसी और से मुतालबा करते, हम पाकिस्तानी हुकूमत से ये क्यों मुतालबा करते कि हमें हमारे हकूक़ दो, हमारे सूबाई हकूक़ दो। तो क्या ये सच नहीं है कि एक ज़माने में आपकी जमात ने पख्तूनिस्तान के क़याम का मुतालबा किया था? एक ज़माने में किया होगा, जो मुझे याद नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि किया था या नहीं किया था, इसकी हकीकत अभी तक मालूम नहीं हो सकी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि किया था, लेकिन मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में, या मैंने जितनी ज़िंदगी गुजारी खान साहब के साथ,
آپ ان کی کوئی تقریر نکالیں یا باچا خان کی کوئی تقریر نکالیں ان سالوں میں اگر انہوں نے کبھی پختونستان کا نام لیا۔ بعض لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ولی خان صاحب کے زمانے میں ان کی سیاست نظریاتی تھی، آپ کے سیاست میں آنے سے زیادہ زور عملی سیاست پر ہو گیا، حقیقت کیا ہے؟ دو بیسز ہے اس ملک میں، یا لوگ مذہب کی بنا پہ سیاست کرتے ہیں یا نظریات کی سیاست کرتے ہیں۔ یا تو یہ آپ کہیں کہ میں نے پیپل پارٹی کے نظریات کو اپنایا ہے تو وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ میں نے مسلم لیگ کے نظریات کو اپنایا ہے، وہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یا آپ یہ کہیں کہ میں نے علماء کرام کی مذہبی سیاست پہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کی تو یقینی طور پہ میں نے کبھی مذہب کو سیاست کو ایک ساتھ میں اس کی حامی ہی نہیں ہوں کہ مذہب اور سیاست ایک ہو۔ میں تو وہی سیاست کرتی ہوں جو میرے مرکز کی سیاست ہے۔ میرے مرکز کی سیاست ولی خان کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اجمل خٹک کی سیاست تھی، میرے مرکز کی سیاست اسفندیار ولی کی سیاست تھی۔ آج بھی اگر میں سیاست کرتی ہوں تو وہی سیاست کرتی ہوں، وہی ہمارا منشور ہے، وہی آئین ہے۔ مصروفیات کے ختم ہونے پر انہوں نے ہمیں رخصت کیا۔